हितेश वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है रेवती जी का फैसला। रेवती जी सुबह सुबह बेटे के लिए चाय लेकर गई तो माँ को अपने कमरे में देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्साता हुआ बोला, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया कीजिए, समझ में नहीं आता? पूरे दिन खांसती रहती हैं, जब कमरे में आती हैं एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हैं। हर बार कमरे में सैनिटाइज करना पड़ता है। एक कोने में पड़ी नहीं रह सकती क्या? भूलो मत, ये आपका गांव नहीं। रेवती जी नम आंखों से बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। चाय और बुढ़िया तेरे हाथ की औकात देखी है अपनी। हमारे घर की नौकरानी भी अच्छी रहती है। बेटे की बात सुनकर रेवती जी की आंखों में आंसू आ गए। अब खड़े खड़े मुझे घूर क्या रही हो, जाइए यहाँ से। तभी कंचन ने कमरे में प्रवेश किया। हाय डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी पूरी रात की पार्टी? कंचन गले में हाथ डालते हुए बोली, बेबी रात भर पार्टी और डांस करके मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। माँ के सामने दोनों ने सारी शर्म लिहाज बेच खाई थी। ये बुढ़िया हमारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं बेबी, चाय देने आई थी, पर बार बार इस घर में अपनी हैसियत भूल जाती है। दो कौड़ी की नौकरानी कहीं की। माँ देख नहीं रही है आपकी बहू कितनी थकी हुई आई हैं? पार्टी से जाकर इसके लिए गरम तेल लेकर आइए और कंचन के पैरों को तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से दोनों बेटे बहू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। माँ, आपकी हिम्मत! कि एक और तमाचा अमोल के गाल पर पड़ा। बस हुआ तुम लोगों का, शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का ही लिहाज कर लेती। सासू माँ, हद में रहिए, आप जानती नहीं हैं मुझे। मैं अपने पर आ गई तो आपको अभी एक और थप्पड़ से कंचन जमीन की धूल चाट गई। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, निहायती बदतमीज औरत हो तुम। अरे 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? अपनी सारी सभ्यता संस्कृति सब भूल गई। अभी 4 झापट और लगाऊंगी ना तो सारी अंग्रेजी निकल कर बाहर आ जाएगी, समझी? और बेटा तुम, वो तो बहू है, लेकिन क्या तुम अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता? क्या कहा तुमने? आज माँ के हाथों की चाय पीने से तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन हैजा, मलेरिया और ना जाने क्या क्या बीमारियां लगी रहती थी। मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया था। छी! तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ही ठीक है। कम से कम वो अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलते। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार करो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। तुम लोगों का क्या करना है यह भी मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बहू बेटे माँ का यह रूप देखकर सन्न खड़े रह गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अकेली माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। रेवती जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारी। रेवती जी ने कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था, यह उनका दिल ही जानता है। पति तो भरी जवानी में ही साथ छोड़कर चले गए थे और रेवती जी की गोद में छोड़ गए थे। 2 साल के अपने बेटे को जेठ जेठानी ने पति के मरते ही 2 साल के बेटे के साथ उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल दिया था। घर से निकाला तो लोगों की गंदी नज़रें रेवती जी पर टिकी रहती।
लोगों की ऐसी नज़रों से बचने के लिए उन्होंने एक सुहागन की तरह मजबूरी में रहना पड़ा। मायके में माँ बाप थे नहीं तो कहाँ जाती, भाई भाभी ढंग से बात कर ले बस वही काफ़ी था। सुबह को सूखी रोटी एक रुमाल में बांधकर खेतों में काम करने चले जाती थी और अपने 2 साल के बेटे को पास की काकी के पास छोड़ जाती, जो पूरे दिन उसका ख्याल रखती थी। बदले में रेवती जी उन्हें शाम को रोटी दे दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। खेतों में मजदूरी कर कर के बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनके अकेलेपन का दर्द वह सहती आ रही है वह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी भाग ले, मिलना उतना ही है जितना नसीब में हो। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। आज बहू बेटे की शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। रेवती जी अपनी खटिया पर लेटी थी, तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। 2 आदमी रेवती जी की खटिया समेत उठाकर एक किनारे कर देते हैं। रेवती जी हड़बड़ा कर उठ बैठती है और उनसे पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया है अम्मा। एक आदमी ने कहा, पंखा खुलवाने को भेजा गया है? पर किसने भेजा है? बहू ने, रेवती जी ने कहा। तब तक बहू कंचन उस कमरे में आकर कहती है, अरे जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना भी है, थोड़ी ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। बहू, यह पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना पंखे के मैं कैसे रहूँगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा बिस्तर छीनकर यह खटिया लगवा दिया, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से अब यह पंखा भी न रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? रेवती जी ने कहा। रेवती जी की इस बात से कंचन उन्हें एक चांटा लगाकर कहती है, बुढ़िया, तुझे जो यह छत और 3 पहर का खाना मिलता है ना, उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कितना बिजली का बिल आता है? तुम्हें क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना और चरना, इसके अलावा और काम ही क्या है? रेवती जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और वापस जाकर अपने खटिया में बैठकर पसीने पोंछने लगती है। आज घर में पार्टी थी। रेवती जी के बेटे अमोल और बहू कंचन की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहां घर के कोने कोने को रोशनी और पंखे से सजाया जा रहा था, वहीं रेवती जी के कमरे से पंखा भी हटा लिया गया। खैर, कंचन और अमोल भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे कि तभी हलवाई अचानक कंचन से कहता है, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया है, तो मैं किसी और से बात की है, वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ। पर मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? कंचन ने पूछा। सब्जियां काटने, झूठे बर्तन धोने और झूठी टेबल पोंछने, साथ साथ पुड़िया भी बेले। इसके लिए मुझे एक सहायक की ज़रूरत होगी। हलवाई ने कहा, चिंता मत करो, अपने उसे आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक सहायक है जो यह सारे काम अकेले ही कर देगी। कंचन ने यह कहा और थोड़ी ही देर में वह रेवती जी को रसोई में लेकर आ गई और हलवाई से कहा। कंचन रेवती जी को खचेड़ते हुए आई और बोली, यह लो, ले आई तुम्हारी सहायक को, पर यह तो काफ़ी बुजुर्ग है, क्या यह इतने सारे काम कर पाएंगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इसे? बेचारी को इतना काम कैसे करेगी? इतने बड़े बड़े पतीले यह धो पाएगी? हलवाई ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो और इसका काम बता दो। कंचन ने कहा। यह कंचन वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने रेवती जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर यह सारी सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे देखकर हलवाई रेवती जी से पूछता है,
काट लोगी ना अम्मा इतनी सब्जियाँ? अच्छा बताओ, घर में और कोई नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो। इस उम्र में इतना कठिन काम, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को भी हार माननी पड़ती है। मुझे जो यहाँ छोड़ कर गई है अभी अभी, वह मेरी बहू है, रेवती जी ने कहा। क्या वह तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकरों का काम कर रही हो? पर क्यों अम्मा? उसने हलवाई से कहा। मालकिन? और मैं एक बुढ़िया हूँ जिसको उसके बेटे और बहू ने एहसान करके रहने की जगह दी है और 2 वक्त की रोटी देते हैं। तो क्या हुआ अगर वह बासी हो, पहनने को कपड़ा देते हैं? तो क्या हुआ अगर वह फटे पुराने हो, रहने को घर तो दिया? क्या हुआ जो सारे काम मुझे ही करने होते हों? इस उम्र में बच्चों से इतना एहसान मिल रहा है तो यह क्या कम है? आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, पर यह कोई नहीं कह सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर ही पड़ेगी, रेवती जी ने कहा। हलवाई रेवती जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी रेवती जी कहती है, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है यह बता दो। भाई, बूढ़ी अड्डियाँ हैं, थोड़ा धीरे काम करेगी, उस पर अगर बातें करने लगे तो और भी देरी हो जाएगी काम में, जिसे तुम्हें थोड़ी फटकार मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना शुरू हो गया कि तभी कंचन रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुम्हें बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमानों को तुम्हारे तीर्थ पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे रेवती जी की हालत खराब थी, ऊपर से उनसे काम भी कराया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता आता, पर रेवती जी को बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर रेवती जी से कहता है, अम्मा, बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम भी खा लो और फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो रेवती जी को काफ़ी लगी थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने का सोच नहीं सकती थी, क्योंकि कंचन की पूरी नज़र थी रेवती जी पर। अगर उसने उन्हें ऐसे खाते देख लिया तो वह उनका खाना यह कहकर बंद कर देगी कि आपका तो पेट भर ही गया होगा ना रेवती जी को अब खाना देगी और ना बाद में, और उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। और हलवाई के कहने पर वह जाकर बाहर आराम करे भी तो कैसे, कहाँ करती है। एक तो पसीने में रसोई में तर बतर, ऊपर से उनके कमरे का पंखा भी हटा लिया गया था। जब सारे मेहमान चले गए और कंचन रसोई में आई, उसने हलवाई को पैसे दिए तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम, बर्तन को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और रामू को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा, किसी को और कुछ नहीं दूंगी। बर्तन धोने वाली है यहाँ मेरे पास, तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूँ? और कहना अपने रामू से जो खाना बचा है वह ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती मैं, कंचन ने कहा। पर मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? इससे तो हिलाया भी ना जाएगा। जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए वहाँ थोड़े और सही, बेचारी गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, तुम्हारे काम के तो तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ, और इतना खाना दे तो रही हूँ मुफ्त में, उसका कोई मोल नहीं क्या? बाजार में आटे दाल का भाव पता भी है? अरे, इसकी पूरी साल की कमाई से भी यह ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो इसे मैं यूं ही दे रही हूँ, कंचन ने कहा। रामू, चल खाना समेट ले, और हाँ,
थोड़ा अम्मा के लिए छोड़ देना, हम चलते हैं। हलवाई ने कहा, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, सारा खाना ले जाओ। जो खुद ना खा सको तो अपने गली के कुत्तों को दे देना। कंचन ने कहा, पर मैडम अम्मा ने कुछ नहीं खाया, वह कब से काम में लगी हुई थी, और जब इतना खाना बच ही गया है तो उनके लिए भी कुछ। हलवाई के इतना कहते ही कंचन कहती है, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं कि तुम लोगों में भी यह खाना ले लूँ। तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को नहीं पचता। हलवाई बेचारा और क्या बोलता। उसने रेवती जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही कंचन रेवती जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ। वह सारे बर्तन धोएगी क्योंकि थोड़ी ही देर में इसे लेने आ रहे हैं और इसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू, तुमने सारा खाना उन्हें दे दिया, मैं क्या खाऊंगी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रेवती जी ने कहा, यह सारा काम पहले ख़त्म कर लो फिर खाना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम ख़त्म करो फिर खाना मिलेगा। कंचन ने कहा, पर खाना तो तुमने सब दे दिया। रेवती जी ने कहा, ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगा आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी। तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल की बासी दाल चावल, बड़ी आई मटर पनीर खाने वाली। यह कहते हुए कंचन चली गई। अब रेवती जी अपने आंसू रोक न पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था कि कंचन उनका खाना बंद ना कर दे, पर अंत में उसे मिला क्या, वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। रेवती जी ने सोचा, चलो भूख तो जोर की लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे बासी दाल चावल ही क्यों ना हो। रेवती जी ने यही सोचते हुए और जूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब वह एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती है वह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा खाना था। वह हैरान होकर सारे पतीलों के ढक्कन हटाती है तो सब में थोड़ा थोड़ा खाना था। वह समझ गई कि उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे भर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। वह हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। रेवती जी उन बड़े बड़े पतीलों में बड़े ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा अमोल वहां आकर कहता है, यह क्या माँ, जरा और जोर लगाओ ना, खाती तो इतना हो, सब कहाँ चला जाता है। यह सुनकर रेवती जी कहती है, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना मान। पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतनी मन्नतें क्यों मांगते हैं, जो बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करे। वैसे बच्चों से तो बे औलाद होना अच्छा है। कह तो ऐसे रही हो जैसे मुझे पैदा कर मुझ पर बड़ा एहसान किया। अरे अच्छा होता जो तुम मुझे पैदा नहीं करती, तो आज शायद किसी अच्छे घर में जन्म लेता। दिया ही क्या आज तक तुमने या पापा ने, ऊपर से इतने दिन तक मेरे सिर पर बोझ बनी हो। तुम्हें पालते पालते मैं ही चला जाऊंगा। अमोल ने कहा, हमेशा सुनती आई हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। रेवती जी ने कहा, हाँ, पाल ही तो रहा हूँ। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक तुम लोग हो। एक टूटा फूटा घर दिया मुझे, जिसको बनाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पीना, दवाई, कपड़े के खर्चे, कम से कम घर के कामों में अच्छे से हाथ बटा दोगी तो मेरा खर्चा थोड़ा बचेगा। अमोल ने कहा, रेवती जी और कुछ नहीं कहती, पर अमोल की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं और सोचती है। अमोल कहता है, किया ही क्या है हमने उसके लिए। आज वह अपनी माँ के खर्चों का हिसाब बता रहा है। और इस टूटे फूटे घर में वह पला बढ़ा। यह घर था तभी वह इसको संवार पाया। बच्चे यह कैसे भूल जाते हैं कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है, जो वह अपनी पूरी जिंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। खैर, रेवती जी को इन सब की आदत हो गई थी।
एक दिन रेवती जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ वह हलवाई आता है। उसे देख कंचन, जो वहीं आंगन में बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी, क्या हुआ, क्या चाहिए? वह उस दिन मेरी एक करछी यहीं छूट गई थी, शायद वही लेने आया हूँ, जाकर रसोई में देख लूँ। हलवाई ने कहा, हाँ जाओ, और ए बुढ़िया तू भी जा, इसके साथ अंदर देखना, कहीं हमारा ही अपना कुछ बता कर न ले जाए। कंचन ने कहा। रेवती जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रेवती जी रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस करछी के बहाने से आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। इस उम्र में भी सब्जी इतनी अच्छी काट लेती हो और खाना भी इतना अच्छा बनाती हो, कितनी कुशलता से करती हो सब, और तुम्हारे बने खीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। यहाँ के एक सेठ है, उनके पोते का अन्नप्राशन है। वैसे खीर अगर तुमने उसे दिन बना दी, यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। पर मैं यहाँ से कहीं निकल नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊँगी? और बेटा बहू की गुलामी की ज़िंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो मुझे घर और बाहर दोनों के कामों को कर 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 पीस डालेंगे। ना बाबा ना, तुम तो रहने ही दो। मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। रेवती जी ने कहा, अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तुम्हें काम आता नहीं। पर जब तुम्हारे पास कमाई होगी, वह भी अच्छी खासी, तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। ज़रा सोचो इस बारे में। और हाँ, यह लो मेरा नंबर, अगर करने का मन हो तो बस इस नंबर को मिला लेना। एक बात याद रखना, यह कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। हलवाई यह कहकर चला गया। और अगले दिन कंचन रेवती जी से कहती है, सुन बुढ़िया, आज बस मेरे लिए खाना बनाना है, यह आज बाहर ही खाएंगे, और तेरा तो कल का बचा खाना फ्रिज में पड़ा ही है। रेवती जी को तो हर रोज बासी खाना ही मिलता था, पर कंचन के ऐसा कहने पर पता नहीं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, और वह खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को फ़ोन कर उस काम के लिए हाँ कर देती है। वह जब भी हलवाई कहता, वह वहीं चली जाती खीर बनाने। उस सेठ के खीर बनाने के बाद वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसे कईयों ने अपने यहाँ खीर बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह अब ज़्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर कंचन को शक हुआ, पर उसने सोचा चलो घर के काम करके ही तो जाती है, जाए जहाँ जाना है। उसने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को वह पुराने सामान की तरह इस्तेमाल कर रही थी, वह इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और रेवती प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन अमोल घर जाकर कंचन से कहता है, सुनो, व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है जल्दी ही यह घर बेचना पड़ेगा। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? कंचन ने पूछा। हाँ, एक किराए का मकान देख रखा है, मैं इस बुढ़िया को छोड़ आऊँगा आश्रम, और हम रहेंगे उस मकान में। हम दोनों अपना खर्चा चला लेंगे, इस बुढ़िया का कौन उठाएगा बोझ? अमोल ने कहा। फिर एक दिन सुबह अमोल ने रेवती जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें आश्रम छोड़ना है। अब यह घर मैंने किसी और को बेच दिया है, तो इसके लिए हम जा रहे हैं किराए के घर में, और तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। अब आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। मनहूस हो तुम, हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाई। ठीक है बेटा, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ, पर हाँ, जाते जाते अपना सारा सामान लेते जाना, मुझे यहाँ तुम लोगों का कुछ नहीं चाहिए। रेवती जी ने कहा, माँ तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि तुम्हें भी चलना है आश्रम। अमोल ने कहा, हाँ मैंने सुना, पर शायद तुमने नहीं सुना कि मैं यहाँ से नहीं जा रही, तभी तो तुम लोगों का सारा सामान ले जाने को कह रही हूँ। रेवती जी ने कहा, लगता है यह बुढ़िया पागल हो गई है। रेवती जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा बस 15 दिन की मोहलत दे दो,
मैं अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँ, फिर मैं खुद चली जाऊँगी यहाँ से। बेटे ने सोचा चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। अब रेवती जी ऐसे ही छुपते छुपाते लोगों के बुलाने पर खाना बनाने जाने लगी, जहाँ से उन्होंने अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी। तो करीब ऐसे ही 15 दिन निकल गए। अब तो रेवती जी के पास खर्च के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पैसे ज़्यादा मिलने लगे तो उसे बेचारे हलवाई ने रेवती जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। रेवती जी दिन में गले में जोली और हाथ में डंडा लेकर घर से निकल जाती, ताकि बेटे बहू को लगे कि माँ मांग मांग कर अपना पेट गुजारा करती है। वह भी नहीं पूछते थे कि चलो हमसे तो पीछा छूटा। एक दिन हलवाई ने बताया कि विदेश में बहुत बड़ा आयोजन होगा। देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यही सुनते ही रेवती जी की आंखों में तो एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहा, अपने विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवा लिए थे। जाने की तारीख आई तो रेवती जी हर रोज की तरह भीख मांगने की झोली और हाथ में डंडा लेकर और झोले में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गई और उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। रेवती जी ने वहीं 4 ईंटों का एक चूल्हा जमाया और सरसों का साग, मक्के की रोटी, खीर, पूरी सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाकर खाना टेस्ट करना शुरू कर किया तो पहले तो रेवती जी के खाने की तरफ किसी ने झांका तक नहीं, लेकिन कुछ ही देर में हुआ कुछ ऐसा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लोगों की सारी भीड़ रेवती जी के खाने पर टूट पड़ी। लोगों को उनका सरसों का साग, खीर, पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर रेवती जी की आंखें भर आई। स्टेज पर जब उन्हें $1 करोड़ की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कहते हैं ना कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। आज रेवती जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। रेवती जी ने ठान लिया था कि अब वह यहीं रहकर अपना गुजारा करेगी, क्योंकि घर वापस गई तो बेटे बहू उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। महीने बीते, साल बीते, ऐसे ही दिनों दिन रेवती जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा था। विदेश में उनका देसी खाना मशहूर होने पर टीवी पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। एक दिन रेवती जी के बेटे बहू घर पर थे और उनका 10 साल का पोता टीवी पर कार्टून देख रहा था कि गलती से उससे कोई बटन दबा और चैनल बदल गया, जिस पर रेवती जी का इंटरव्यू लाइव चल रहा था कि तभी हर्ष चिल्लाया, दादी दादी, पापा देखो, दादी टीवी पर आ रही है। दोनों ने सोचा कि मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब वह चिल्लाता रहा तो जैसे ही दोनों बाहर आए, रेवती जी को टीवी पर देखकर दोनों के पैर तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ विदेश में इतना नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मरा गई होगी। दोनों के मन में लालसा जागी। कुछ दिन बाद फ्लाइट पकड़कर माँ के पास पहुँचे। वहाँ माँ की हैसियत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सीधा रेवती जी के रेस्टोरेंट पर पहुँचे। दोनों माँ को देखकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने तो आपको यूं ही गंवार समझ लिया था, लेकिन आप तो हीरा निकली। रेवती जी ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, हमारे यहाँ मेहमान
भगवान समान होते हैं। हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मेहमान भगवान के समान हैं, इसलिए खाना खाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यहाँ किसी की माँ रेवती नहीं रहती। और दोनों गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन रेवती जी नहीं मानी। आखिरकार उन्हें वहाँ से लौटना ही पड़ा। रेवती जी का पोता 20 साल का हुआ तो उन्होंने अपने पोते के बैंक अकाउंट में उसके भविष्य के लिए कुछ पैसे डाल दिए थे और वहीं विदेश में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी थी। आजकल के आधुनिक जीवन के चलन में हम अपने माता पिता तथा अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने पिता द्वारा दिए गए संस्कारों को यूँ ना भूलें और उनका मान सम्मान करें। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।